लेकिन गृह मंत्री के ये ताबड़तोड़ रोड शो बीजेपी के नए प्लान का हिस्सा हैं जो तीसरे दौर के चुनाव के बाद बनाया गया है। न्यूज़ 18 के यतेंद्र शर्मा की रिपोर्ट है कि बीजेपी ने अब अपना पूरा जोर पश्चिम बंगाल के चुनावों पर लगा दिया है, जिसकी वजह यह है कि असम, केरल, पुदुचेरी और तमिलनाडु की सभी सीटों पर वोटिंग पूरी हो चुकी है। अब केवल बंगाल ही बाकी है, जहां वोटिंग के अभी 5 चरण बाकी हैं। बीजेपी का मानना है कि शुरुआती 3 चरणों में वो टीएमसी पर बढ़त बनाने में कामयाब हुई है, इसलिए बचे हुए 5 चरणों के लिए बंगाल में बीजेपी कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती। सूत्रों के मुताबिक नए प्लान के तहत कार्यकर्ताओं में जोश भरने के लिए बीजेपी अब 2 मई दीदी गई के नारे पर जोर देगी। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का प्रचार में पूरा इस्तेमाल किया जाएगा। प्रधानमंत्री की रोज 2 से 3 जनसभाएं कराने की योजना बनाई गई है। इसके अलावा बाकी स्टार प्रचारकों से रोज 3 से 4 रोड शो कराए जाएंगे। ये कोशिश बीजेपी के प्रचार अभियान को ज्यादा आक्रामक बनाने के लिए है। हिमाचल प्रदेश के कुछ इलाकों में एक बार फिर भारी बर्फबारी हुई। बर्फ गिरने से वहां तापमान में गिरावट भी दर्ज की गई। रोहतांग में इतनी बर्फ गिरी कि चारों तरफ सफेद रंग के अलावा दूसरा कोई रंग दिखना ही बंद हो गया। वहां चारों तरफ बर्फ ही बर्फ दिखाई दी। मकानों की छतों पर बर्फ की मोटी चादर जम गई। पहाड़ और पेड़ों के पत्ते तक बर्फ में ठिठुरे हुए नजर आए। कुछ ऐसी ही तस्वीरें लाहौल स्पीति से भी सामने आई। वहां बर्फबारी की वजह से सड़कों पर चलना किसी चुनौती से कम नहीं रहा, क्योंकि आसमान से गिरी बर्फ रास्तों पर जम गई। वैक्सीन की दोनों डोज लेने के बाद भी लखनऊ की किंग जॉर्जेस मेडिकल यूनिवर्सिटी के 42 डॉक्टर कोरोना की चपेट में आ गए। न्यूज़ 18 के अजीत सिंह की रिपोर्ट है कि केजीएमयू के कुलपति और मेडिकल सुपरिंटेंडेंट समेत 42 लोगों को कोरोना हो गया और शक जताया जा रहा है कि ये आंकड़ा अभी बढ़ भी सकता है। बताया गया कि यूनिवर्सिटी के कुलपति डॉक्टर विपिन पुरी ने 25 मार्च को कोरोना वैक्सीन की दूसरी डोज लगवाई थी, लेकिन उसके बाद भी वो बीमार हो गए। और हैरानी की बात तो ये कि उन्हें इससे पहले भी कोरोना हो चुका है। हालांकि कोरोना के टीके की 2 खुराक लेने के बाद भी बीमार होने का ये कोई पहला मामला नहीं है। उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य विभाग का सबसे बड़ा पद संभालने वाले राज्य के स्वास्थ्य महानिदेशक डॉक्टर डीएस नेगी भी कोरोना पॉजिटिव हैं, जबकि उन्हें भी कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज मिल चुकी हैं। इसलिए ऐसे लोगों के कोरोना पॉजिटिव होने की खबरों पर सरकार गंभीर हो गई है। न्यूज़ 18 के रवि सिंह की खबर है कि अब इस बात का खास ध्यान रखा जाएगा कि पॉजिटिव मिलने वाले लोगों में कितने ऐसे हैं जिन्हें कोरोना का टीका लग चुका है। इसके लिए स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोरोना वायरस के टेस्ट से पहले भरे जाने वाले फॉर्म में कुछ बदलाव किए गए। अब कोरोना के टेस्ट से पहले फॉर्म में ही लोगों को ये भरना होगा कि उन्हें वैक्सीन लग चुकी है या नहीं, और अगर वैक्सीन लग चुकी है तो वो कोवैक्सीन लगी है या कोविशील्ड लगी है। टेस्ट से पहले ये भी बताना होगा कि अगर वैक्सीन लगी है तो उसकी कितनी डोज लगी हैं, और सैंपल देते वक्त ही डोज लगने की तारीख भी फॉर्म में भर कर देनी होगी। बड़ी संख्या में ऐसे लोगों की खबरें सामने आई जो वैक्सीन लगने के बाद भी कोरोना पॉजिटिव हुए, लेकिन अब सरकार ऐसे मामलों से जुड़े सटीक आंकड़े जुटा पाएगी जो आगे की रणनीति बनाने में सरकार के काम आएंगे। उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में डीएम के मकान के बाहर रानीगंज विधानसभा सीट से बीजेपी विधायक धीरज ओझा धरने पर बैठ गए। उन्होंने वहां के एसपी पर मारपीट करने और उन्हें जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया, जिसके बाद उन्होंने डीएम नितिन बंसल के मकान के बाहर जमकर हंगामा किया। वो वहां जमीन पर लेट गए। इस दौरान उनके शरीर पर शर्ट नहीं दिखी। पुलिस अधीक्षक ने मारा मुझको बहुत मारा। विधायक धरने पर बैठे तो उनके कई समर्थक वहां जुट गए। उन्होंने जिला प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। हंगामा बढ़ने पर डीएम नितिन बंसल बीजेपी विधायक को बातचीत के लिए वहां से उठाकर अंदर ले गए। देश भर में कोरोना की दूसरी लहर डराने लगी है। कई राज्यों में बीते कुछ दिनों में कोरोना के नए मामलों में तेजी से बढ़ोतरी हुई है। छत्तीसगढ़ भी उन राज्यों में शामिल है जहां कोरोना के नए मामले बढ़े हैं। इसके चलते राज्य सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए लॉकडाउन लगाने का ऐलान किया है। हालांकि ये लॉकडाउन सिर्फ रायपुर में ही लगाया जा रहा है। छत्तीसगढ़ के रायपुर में 9 से 19 अप्रैल तक पूर्ण लॉकडाउन लगाने का ऐलान किया गया है। रायपुर कलेक्टर एस भारती दसन ने बताया कि कोरोना के हालात को देखते हुए रायपुर को 9 अप्रैल की शाम 6 बजे से 19 अप्रैल तक सुबह 6 बजे तक कंटेनमेंट क्षेत्र घोषित किया जा रहा है। इस बीच जिले की सभी सीमाएं सील रहेंगी। रायपुर जिले में भी जो लॉकडाउन के लिए उन्होंने तारीख तय कर दिया है और
में कड़ाई तो की जाएगी। हमारा विभाग, गृह विभाग भी जैसे पिछले बार भूमिका अदा किया था लोगों को आग्रह करके, तो इस बार भी हम लोग कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर प्रबंध हो सके। रायपुर जिला अंतर्गत संपूर्ण क्षेत्र को दिनांक 9/4/2021 शाम 6 बजे से दिनांक 19/4/2021 सुबह 6 बजे तक कंटेनमेंट जोन घोषित किया जाता है। उक्त अवधि में रायपुर जिले की सभी सीमाएं सील रहेगी। केवल मेडिकल दुकानों को अपने निर्धारित समय में खुलने की अनुमति होगी। झारखंड के सिमडेगा से एक चौंकाने वाला वीडियो सामने आया। वहां एक आदमी अस्पताल के छज्जे पर चढ़कर नीचे कूदने की कोशिश करता दिखा। बताया गया कि नशे के आदी इस आदमी को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया था, लेकिन मौका पाकर वो खिड़की के ऊपर बने छज्जे पर चढ़ गया और नीचे कूदने की धमकी देने लगा। इस दौरान उसने अपने पैर नीचे लटका लिए और कूदने की कोशिश करने लगा। उसकी इस हरकत से वहां हड़कंप मच गया। वहां मौजूद लोग उसे बचाने की कोशिश करते दिखे। इसी बीच अस्पताल का एक कर्मचारी सीढ़ी लगाकर वहां पहुंचा और उसे उतारने के लिए मनाने लगा। जब वो आदमी नहीं माना तो सबने मिलकर उसे रस्सी से बांध दिया और उसे उतारने की कोशिश करने लगे, लेकिन तभी धक्का मुक्की में वो छज्जे से नीचे गिर पड़ा और हवा में उल्टा लटकने लगा। हालांकि उसके पैरों में रस्सी बंधी थी जिसे ऊपर छत पर मौजूद लोगों ने पकड़ रखा था। यही नहीं, उसे बचाने के लिए नीचे कुछ लोग दरी पकड़कर भी खड़े थे। बाद में उसे रस्सी के सहारे नीचे उतार लिया गया। नीचे उतारने के बाद उसे दोबारा उसके वार्ड में भेज दिया गया। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, पश्चिम बंगाल में 16 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। पश्चिम बंगाल बीजेपी अध्यक्ष दिलीप घोष पर हमले का आरोप है। इन 16 लोगों पर, दिलीप घोष पर कल हमला हुआ था। इसको लेकर के बीजेपी ने टीएमसी कार्यकर्ताओं पर आरोप लगाया था और अब इलेक्शन कमीशन ने भी इस मामले में रिपोर्ट मांगी है। 16 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर पश्चिम बंगाल से, जहां पर दिलीप घोष पर हमले के आरोप में 16 लोग गिरफ्तार किए गए हैं और इसको लेकर इलेक्शन कमीशन ने भी रिपोर्ट मांगी है। अमित सिंह हमारे सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद हैं। अमित, और क्या जानकारी मिल रही है? देखिए, कूच बिहार के सितुलगाछी इलाके में दिलीप घोष के काफिले पर हमला हुआ था और बीजेपी ने आरोप लगाया था टीएमसी कार्यकर्ताओं पर। अब इस पूरे मामले में स्थानीय प्रशासन ने 16 लोगों को गिरफ्तार किया है और चुनाव आयोग ने भी स्थानीय प्रशासन से इस पूरे मामले में रिपोर्ट तलब की है। कल बीते शाम का ये मामला है जब दिलीप घोष चुनाव प्रचार कर रहे थे सितुलगाछी इलाके में, जो कि कूच बिहार में है। तभी जो है दिलीप घोष के काफिले पर हमला हुआ था। बताया जाता है कि 2016 विधानसभा चुनाव के दौरान वो जो इलाका था वो टीएमसी का गढ़ था और अब बीजेपी जो है वहां पर कमल खिलाने की कोशिश कर रही है। इसी बाबत चुनाव प्रचार के लिए दिलीप घोष, बीजेपी के जो अध्यक्ष है, राज्य के अध्यक्ष है, वो गए थे चुनाव प्रचार। बिल्कुल अमित, तो कल दिलीप घोष पर हमला हुआ था और आज 16 लोग गिरफ्तार हुए हैं। उत्तरी दिल्ली के बुराड़ी इलाके में दोपहर में एक बारात घर में आग लगने से हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि सिलेंडर में धमाके की वजह से ये आग लगी, जिसके बाद वहां मौजूद लोग खुद इसे बुझाने में जुट गए, लेकिन आग भड़कती चली गई। जहां ये घटना हुई वहां बड़ी संख्या में कुर्सियां और टेंट का सामान रखा था, जिससे आग तेजी से भड़की। बारात घर रिहायशी इलाके में होने की वजह से आसपास के घरों के भी इसकी चपेट में आने का खतरा मंडराने लगा। इसलिए उस वक्त जितने लोग वहां थे सब एक साथ आग को काबू करने में खुद ही जुट गए। बताया गया कि उस जगह पर दमकल की गाड़ियों को काफी दूर से आना होता है, क्योंकि जहां आग लगी उस इलाके में कोई फायर स्टेशन नहीं है। गैस सिलेंडर फट गया सर। गैस सिलेंडर फटने के बाद बच्चे में बाहर निकाल लाया, एकदम दूसरा भी फट गया। दूसरा पकड़ने के बाद आग पकड़ ली सर। कोरोना मरीजों के फिर तेजी से बढ़ने के बीच दिल्ली हाई कोर्ट ने एक बड़ा आदेश दिया। न्यूज़ 18 के अमित सिंह की रिपोर्ट है कि एक याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कोरोना को फैलने से रोकने में मास्क को सुरक्षा कवच बताया और कहा कि कार में अकेले बैठने पर भी मास्क लगाना होगा। साथ ही अदालत ने कार को एक पब्लिक प्लेस माना। इतना ही नहीं, कोर्ट ने अपनी टिप्पणी में कहा कि मास्क ने लाखों लोगों की जान बचाई है, इसलिए अगर घर में भी बुजुर्ग है तो वहां भी लोगों को मास्क पहनना चाहिए। असल में हाई कोर्ट में एक याचिका दाखिल कर अकेले कार चलाते वक्त मास्क पहनने के दिल्ली सरकार के फैसले को चुनौती दी गई थी, लेकिन कोर्ट ने फैसले में दखल देने से इनकार करते हुए याचिका को ही खारिज कर दिया। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री को कोरोना हो गया।
त्रिपुरा के सीएम बिप्लब देब की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई, जिसके बाद उन्होंने डॉक्टरों की सलाह पर खुद को क्वारंटीन कर लिया। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने प्रधानमंत्री मोदी को एक खत लिखा, जिसमें उन्होंने 18 साल की उम्र के ऊपर के सभी लोगों को कोरोना वैक्सीन लगाने की वकालत की। गहलोत ने अपने खत में पीएम से इसकी इजाजत देने की मांग की, क्योंकि केंद्र सरकार ने नियम बनाया है कि 45 साल से नीचे सिर्फ डॉक्टरों और नर्सों समेत दूसरे कोरोना योद्धाओं को ही अभी यह वैक्सीन दी जाएगी। दिल्ली में शादी और दूसरे समारोह करवाने वाले बैंक्वेट हॉल मालिकों ने उपराज्यपाल अनिल बैजल को एक खत लिखा। इस खत के जरिए उन्होंने बैंक्वेट हॉल के काम को भी जरूरी सेवाओं में शामिल करने की मांग की, ताकि उन्हें नाइट कर्फ्यू में छूट मिल सके। पाकिस्तान की कराची में एक पिज्जा शॉप में गैस सिलेंडर फटने से दहशत फैल गई। इस धमाके में 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि 9 लोग घायल हैं। लेकिन धमाका इतना जोरदार था कि इमारत को भी काफी नुकसान पहुंचा। बिल्डिंग का एक हिस्सा तो पूरी तरह मलबे में तब्दील हो गया। यही नहीं, इमारत में मौजूद और आसपास जो दुकानें थी वो सब तबाह हो गई। तो वहीं बाहर खड़ी कुछ गाड़ियों के परखच्चे उड़ गए। कुछ सिलेंडर भी सड़क पर बिखरे हुए नजर आए। धमाके की खबर मिलते ही वहां लोग जुट गए और पुलिस ने पूरे इलाके में जांच पड़ताल शुरू कर दी। इस बीच वहां मौजूद कुछ लोगों से पुलिस वालों ने पूछताछ भी की। शुरुआती जांच के बाद ये बताया जा रहा है कि पिज्जा शॉप की रसोई में सिलेंडर फटने से ये घटना हुई। पिज़्ज़ा 363 के नाम से इसके अंदर ब्लास्ट हुआ है। गैस का सिलेंडर वगैरह कह रहे हैं उसका। अभी ये बाकी तमाम इदारे आए हुए हैं, तहकीकात हो रही है। नुकसान बहुत हुआ है यहाँ पे। उत्तर प्रदेश के शामली में सत्ताधारी पार्टी बीजेपी के एक नेता ने पुलिस पर अपनी हत्या की कोशिश का गंभीर आरोप लगाया। बताया गया कि बीजेपी नेता अश्विनी पवार कार में अपने परिजनों के साथ जा रहे थे, तभी पुलिस की एसओजी यानी स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप की एक टीम ने उनकी गाड़ी को घेर लिया और फायरिंग कर दी। और ये पूरी घटना सड़क किनारे लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई। वीडियो में बीजेपी नेता की गाड़ी सामने से आती हुई दिखी और फिर बीच सड़क पर रुक गई। गाड़ी को देखते ही एसओजी के सदस्य उसके पीछे भागे। बताया गया कि इस दौरान उन्होंने काफी गोलीबारी की, लेकिन फिर बीजेपी नेता वहां से गाड़ी दौड़ाकर भाग निकले। इन्होंने मेरे ऊपर सीधे फायर किया। फायर करते मैंने गाड़ी नीचे बैठकर दौड़ा दी। इस घटना के बाद बीजेपी नेता की गाड़ी पर गोलियों के निशान भी दिखे और पिछली सीट पर खून के दाग भी। नेता को तो चोट नहीं आई, लेकिन उनका एक परिजन जख्मी हो गया। बीजेपी नेता ने आरोप लगाया कि मामला गोलीबारी पर ही खत्म नहीं हुआ, बल्कि इसके बाद पुलिस उनका पीछा करते हुए उनके घर तक आई और उनको मारते हुए थाने ले गई। अश्विनी पवार ने तो ये तक दावा किया कि पुलिस ने उनके विरोधियों से पैसे लेकर उन्हें मारने की कोशिश की। मुंबई के कुर्ला इलाके में आग लगने से दहशत फैल गई। ये आग एक कबाड़ के गोदाम में लगी, जिसके बाद इसकी ऊंची लपटें उठती नजर आई और पूरा आसमान काले धुएं के गुबार से भर गया। आग लगते ही वहां अफरा तफरी मच गई, क्योंकि इस बीच न केवल भीड़ जुट गई, बल्कि सामने की सड़क पर गाड़ियां भी गुजर रही थी। कुछ मोटरसाइकिल सवार तो आग देखने के लिए रुक गए, जबकि कुछ लोग इधर उधर भागते नजर आए। थोड़ी ही देर में दमकल की 6 गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग को काबू करने में जुट गई। मुंबई के मनसुख हिरेन हत्याकांड में मुंबई पुलिस के पूर्व कमिश्नर परमबीर सिंह से लंबी पूछताछ हुई। परमबीर सिंह के अलावा मुंबई पुलिस के पूर्व एनकाउंटर स्पेशलिस्ट प्रदीप शर्मा को भी एनआईए दफ्तर बुलाया गया। और करीब 9:30 बजे अपनी सफेद कार से परमबीर सिंह एनआईए हेडक्वार्टर्स पहुंच गए। हत्याकांड के आरोपी सचिन वाजे से जुड़ी विस्फोटक चिट्ठी लिखने वाले परमबीर सिंह ने मीडिया से कोई बात नहीं की और सीधा एनआईए दफ्तर के अंदर चले गए। तकरीबन 9:30 के आसपास परमबीर सिंह इस कंपाउंड में एंटर हुए थे और अभी जो है एनआईए जो है परमबीर सिंह से पूछताछ कर रही है। लंबी पूछताछ के बाद परमबीर बाहर निकले और बिना कुछ बोले निकल गए, लेकिन अगले ही पल पूर्व एनकाउंटर स्पेशलिस्ट प्रदीप शर्मा की कार एनआईए दफ्तर पहुंच गई। प्रदीप शर्मा ने भी मीडिया से कोई बात नहीं की। प्रदीप शर्मा से भी एनआईए के अफसरों ने करीब 5 घंटे तक पूछताछ की, लेकिन इस जांच पर सियासी बयानबाजी भी शुरू हो गई। धीरे धीरे आईपीएस ऑफिसर, उसके बाद में गृह मंत्री अनिल देशमुख और उसके पश्चात ये जांच मुख्यमंत्री कार्यालय तक पहुंचेगी। सचिन वाजे और प्रदीप शर्मा ने मुंबई पुलिस में लंबा वक्त साथ बिताया है। 2019 के महाराष्ट्र चुनाव के वक्त प्रदीप शर्मा शिवसेना में शामिल हो गए थे। उन्होंने शिवसेना की टिकट पर चुनाव भी लड़ा था, लेकिन चुनाव वो जीत नहीं पाए थे। पूछताछ के बीच ही मुंबई के नए पुलिस कमिश्नर ने राज्य के नए गृह मंत्री को सचिन वाजे मामले में पूरी रिपोर्ट सौंप दी। न्यूज़ 18 के विवेक गुप्ता की रिपोर्ट है कि पुलिस कमिश्नर ने अपनी इस रिपोर्ट में साफ बताया है कि सचिन वाजे सीधे पूर्व कमिश्नर परमबीर सिंह को रिपोर्ट करते थे और परमबीर सिंह ने सचिन वाजे को स्पेशल पावर्स दे रखी थी।
रिपोर्ट में यह भी जिक्र है कि जॉइंट सीपी ने वाजे की बहाली पर ऐतराज जताया था, लेकिन उनकी आपत्ति को दरकिनार करते हुए क्राइम इंटेलिजेंस यूनिट में ही सचिन वाजे को तैनात कर दिया गया। इस रिपोर्ट के सौंपे जाने के कुछ ही देर बाद बताया जा रहा है कि वाजे ने एक चिट्ठी एनआईए कोर्ट को देने की कोशिश की, जिसमें उन्होंने अनिल देशमुख पर पुलिस में आने के लिए 2 करोड़ की मांग करने का आरोप लगाया है। साथ ही बार और होटल से हर महीने वसूली के आदेश देने का भी इल्जाम लगाया गया है। यही नहीं, खबर है कि इस चिट्ठी में उन्होंने शिवसेना के नेता और मंत्री अनिल परब पर बीएमसी के ठेकेदारों से वसूली करने का आरोप लगाया, लेकिन कोर्ट ने इस चिट्ठी को मानने से इनकार करते हुए उनको कानूनी तरीके से अपनी बात रखने को कहा। पीएम मोदी ने आज कोरोना वैक्सीन की दूसरी डोज ली। पीएम ने ट्वीट कर जानकारी दी कि उन्होंने एम्स में वैक्सीन की दूसरी डोज ली। पीएम मोदी ने इससे पहले 1 मार्च 2021 को कोवैक्सीन की पहली डोज ली थी। तो पीएम ने कोवैक्सीन की दूसरी डोज ली है। अब से कुछ देर पहले की तस्वीरें, जब आज दिल्ली के एम्स में पीएम मोदी ने कोवैक्सीन की दूसरी डोज ली और उन्होंने ट्वीट करके ये बताया कि वैक्सीनेशन कोरोना से लड़ने का कारगर तरीका है। कुछ तरीकों में ये एक कारगर तरीका है और 2 तस्वीरें आपके सामने हैं। पहली डोज की तस्वीर 1 मार्च 2021 की है और दूसरी तस्वीर आज की है, अब से कुछ देर पहले की है, जब पीएम मोदी ने दूसरी डोज ली। पीएम मोदी ने ट्वीट किया कि मैंने एम्स में आज कोरोना वैक्सीन की दूसरी डोज ली। कोरोना को हराने के कुछ तरीकों में वैक्सीन भी एक कारगर तरीका है। अगर आप वैक्सीन लगवाने के योग्य हैं तो जल्द ही वैक्सीन लगवाएं। आज सुबह ही हमें पता चला कि सर अपनी कोवैक्सीन की सेकेंड डोज के लिए एम्स आ रहे हैं और हमें उन्हें वैक्सीनेट करना है। हमने उनको वैक्सीन की सेकेंड डोज दी और हमें बहुत अच्छा लगा उनसे मिलके और फिर उनसे थोड़ी सी बातचीत भी हुई। उन्होंने पूछा कि हम कहाँ से हैं और फिर एक फ़ोटोग्राफ ली एंड इट वाज रियली वेरी मेमोरेबल मोमेंट फॉर मी कि उनसे मिलने का मौका मिला और उन्हें वैक्सीनेट करने का मौका मिला इस पैंडेमिक सिचुएशन में। सो थैंक यू। देश में कोरोना के बढ़ते केस के बीच पीएम आज शाम 6:30 बजे एक अहम बैठक करेंगे। पीएम मोदी सभी राज्यों के सीएम के साथ अहम बैठक करेंगे। इस बैठक में कोरोना के बढ़ते केस पर मंथन होगा। इस बीच हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने बताया कि हरियाणा में नाइट कर्फ्यू पर अभी कोई विचार नहीं किया गया है। हालांकि पीएम के साथ बैठक के बाद इस पर कोई फैसला लिया जा सकता है। कोरोना के बढ़ते खतरे को देखते हुए पंजाब में भी नाइट कर्फ्यू लगाने का ऐलान किया गया है। न्यूज़ 18 के चमन पलानिया की रिपोर्ट है कि कोरोना को फैलने से रोकने के लिए पंजाब के सभी जिलों में 30 अप्रैल तक नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है। इस दौरान रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू लागू रहेगा, यानी इस दौरान बेहद ज़रूरी काम होने पर ही बाहर निकलने की इजाज़त होगी। यही नहीं, इस वक्त सभी राजनीतिक रैलियों और कार्यक्रमों पर पूरी तरह रोक रहेगी, जबकि शादी समारोह, अंतिम संस्कार जैसे कार्यक्रमों में भी 100 से ज़्यादा लोगों के शामिल होने की इजाज़त नहीं होगी। इंडोर कार्यक्रमों में भी 50 से ज़्यादा लोग शामिल नहीं हो सकेंगे। इसके अलावा सरकारी दफ्तरों में काम करने वाले सभी कर्मचारियों के लिए भी मास्क लगाना ज़रूरी होगा। कर्नाटक में बस कर्मचारियों की हड़ताल से यात्रियों की मुश्किलें बढ़ गईं। कर्नाटक में रोडवेज बसों के कई कर्मचारी हड़ताल पर चले गए। ये कर्मचारी सरकार से 6ठा वेतन आयोग लागू करने की मांग कर रहे हैं। इस हड़ताल की वजह से यात्रियों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। आरबीआई ने ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया, यानी रेपो रेट 4% और रिवर्स रेपो रेट 3.35% पर ही बरकरार रहेगा। साथ ही आरबीआई ने मौजूदा वित्त वर्ष में जीडीपी बढ़त दर 10.5% रहने का अनुमान जताया। इसके अलावा पहली तिमाही में रिटेल महंगाई दर 5% रहने की उम्मीद जताई गई। महाराष्ट्र के पुणे में कोरोना की वजह से हालात बिगड़ने के बाद वहां के प्रशासन ने सेना की मदद मांगी है। मरीजों की तादाद तेजी से बढ़ने की वजह से वहां अस्पतालों में बेड की कमी हो गई है। 15-20 हॉस्पिटल में गया, उससे ज्यादा कॉल्स किए हॉस्पिटल में, कोई हॉस्पिटल में बेड अवेलेबल नहीं है। पुणे में सेना का एक बड़ा अस्पताल है जहां सभी जरूरी सुविधाएं भी मौजूद हैं। ऐसे में पुणे नगर निगम ने सेना से इस अस्पताल को आम लोगों के लिए खोलने की अपील की। तो रिक्वेस्ट की है कि अगर ये पुणे सिटी की आज ये सिचुएशन अगर देखते हो तो थोड़ा सा हमें आपकी मदद की जरूरत है। दिल्ली के पास गाजियाबाद में होने वाले पंचायत चुनाव के लिए कर्मचारियों को ट्रेनिंग दी गई।
इस दौरान गाजियाबाद के डीएम अजय शंकर पांडे ने चुपचाप मतदान कर्मचारियों के बीच बैठकर इस ट्रेनिंग का जायजा लिया, लेकिन इसकी भनक वहां मौजूद किसी को नहीं लगी। जो हम लोगों के बीच में बैठ के प्रशिक्षण हम लोगों के साथ ले रहे थे, वो जिलाधिकारी निकले, जिसे जानकर हमें बहुत अच्छा लगा। स्कूल बंद रखने के पंजाब सरकार के फैसले के विरोध में प्राइवेट स्कूलों के संगठन ने मोर्चा खोल दिया। राजनीतिक कार्यक्रमों की दलील देते हुए स्कूल मालिकों ने स्कूलों को भी खोलने की इजाजत मांगी। कल स्कूल बंद करके तो दूसरे सारे अदारे खुले है, पेरेंट्स जा रहे हैं, रैलियां ते जा रहे हैं, फिर आके वो बच्चों ਨੂੰ मिल रहे हैं। स्कूल मालिकों ने अल्टीमेटम दे दिया कि सरकार इजाजत दे या न दे, वो स्कूल जरूर खोलेंगे। ਤੇ 12 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਔਡ ਈਵਨ ਦੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਕੂਲ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਔਡ ਈਵਨ ਦੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਕੂਲ ਖੋਲ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣੋਂ ਬਚਾਉਣ। लेकिन पंजाब सरकार ने दो टूक कह दिया कि प्राइवेट स्कूलों की नजर केवल अपने कारोबार पर है। सरकारी स्कूल चलाने हैं, सरकारी स्कूल तो कोई फीस नहीं लग रही, ये तो प्राइवेट स्कूल वालिਆਂ ਨੂੰ लगता है कि जे स्कूल बंद रह गए तो फीसा का कितने रौला ना पै जाए। मैक्सिको के सोनोरा से दिल दहला देने वाली तस्वीरें सामने आई, जहां एक तेज रफ्तार बस और वैन के बीच टक्कर में 16 लोगों की मौत हुई। बताया गया कि यह हादसा सुबह होने से पहले हुआ और अंधेरे की वजह से बस और वैन के दूसरे के ऊपर चढ़ गए। ये टक्कर इतनी जोरदार थी कि इस बात का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि हादसे के बाद वैन के पीछे का हिस्सा ही पूरी तरह उखड़ गया। वहां हर तरफ बस और वैन का मलबा और लोगों का सामान बिखरा नजर आया। उन दोनों गाड़ियों में सोने की खदान में काम करने वाले मजदूर सफर कर रहे थे। हादसे में 14 मजदूर घायल भी हो गए।